एक क्वेश्चन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सपोज आपको SO4 2 माइनस, इसके लिए यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो सपोज ये है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इस कंपाउंड में क्या करो, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो सभी लोग। जो लास्ट क्लास में मैंने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाया था, जो आपको फॉर्मूला सिखाया था, उससे आप क्या करो, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कोशिश करो सभी लोग। बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाया था। करेक्ट, प्रद्युम्न का सही है, युग का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो फास्ट। बाकी लोग भी करो आंसर। शिवान बेटा गलत हो रहा है तुम्हारा। कल बनाए थे बेटा इसके हम लोग ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप भूल गए। दोनों मेथड से कर सकते हो, ऋषभ गलत हो गया। तो मैं अभी दोनों मेथड से बताऊंगा एक बार फिर से। चेक करो जिसको मैंने गलत बोला एक बार। फॉर्मूला चेक करो सभी लोग, फॉर्मूला क्या था। अभी उल्टा कर दिए स्वयं। कामाक्षी का भी गलत है। चलो देखो जरा एक बार मैं रिपीट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया क्योंकि ये हम लोग ने लास्ट में सीखा था एकदम। ठीक है। मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था, जो मैंने आपको बताया था, एक एकदम शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि यदि आपका कंपाउंड है और उसमें क्या करो, देखो देखो इसका रेजोनेंस बेटा इधर भी होगा, ये रेजोनेंस इधर भी होगा, और इसका इसके साथ भी रेजोनेंस हो सकता है। मतलब इस पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। अब यदि मैंने बोला था सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, जस्ट सिंपल देखा कि पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। मतलब ये बॉन्ड भी आपके रेजोनेंस कर रहा है, ये बॉन्ड भी आपके रेजोनेंस कर रहे हैं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी आपके रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब सारे बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि टोटल एटम कितने हैं, 4। कितने, इन टोटल 4 एटम में बेटा कितने बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 बॉन्ड क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, 4 एटम में। तो जस्ट सिंपल बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल सकते हो, 3/2। और दूसरा तरीका क्या बताया था, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ।
तो कल मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए थे? 6। एक बार मैं 6 आए थे। फिर से, हाँ एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ। सपोज इसका रेजोनेंस मैं इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? O माइनस डबल बॉन्ड O, इधर एक नेगेटिव, करेक्ट। और क्या हो सकता है? इसका रेजोनेंस में इसके साथ करा दूं, तो ये इधर पर O नेगेटिव आ जाएगा, सर इधर पर स्क्रीन डबल लैग हो बॉन्ड रहा O। है। हाँ सर, स्क्रीन लैग हो रहा है। लैग हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? अभी ठीक है? ये दिखा क्या आपको जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? नहीं सर। हेलो, ज्यादा लैग कर रहा है मतलब? देखो ये देखो, ये इधर पे बेटा शॉर्ट ट्रिक में दोबारा समझा रहा हूँ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर रेजोनेंस हो जाएगा, इधर पहुंचेगा तो ये वाला इधर रेजोनेंस कर लेगा, ये वाला इधर रेजोनेंस कर सकता है। तो आप देखोगे बेटा कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। तो जब यदि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा हो तो आप देखोगे ये रेजोनेंस कितने एटम के बीच में होता है? 4 के बीच में हो रहा है। तो आप जस्ट क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, और 3 4 5 6, तो इसका क्या हो गया? 6/4। जस्ट सिंपल, क्या जितने बॉन्ड आपके क्लियर है दोनों? Yes, sir. ओके, डन ये अभी सभी का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हेडिंग डालो सभी लोग। अच्छा रुको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले एक काम करते हैं। अभी तक मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग तो सिखा दिया, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बट केमिकल बॉन्ड नहीं सिखाया। तो सबसे पहले देखो, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो तो क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो आपके केमिकल बॉन्ड है उनको हम लोग बेटा दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और वीक केमिकल बॉन्ड, या स्ट्रॉन्ग या वीक। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है उन और वीक, सिंपल क्या बोलेंगे, दो टाइप के आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। क्लियर है? अब ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये क्या होते हैं? तो उन उन बॉन्ड को बेटा हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं जो जिनकी जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है। सपोज ये एक ए एटम है और दो एक बी एटम है, इन दोनों एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो, मतलब इन इंटर एटॉमिक बॉन्ड कोई भी हो, मतलब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड हो, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या, एक मॉलिक्यूल इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बेटा जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? वीक बॉन्ड की कैटेगरी में। और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग वीक बॉन्ड बोलेंगे और उसको इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। और जो आपका दो एटम्स के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। वो जो क्या होगा, दो एटम्स के बीच में। तो सिंपल केमिकल बॉन्ड को आप लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ओके, तो सर हाँ सर तो ये जो बॉन्ड रहेंगे ये डिफरेंट एटम्स के बीच में रहेंगे या मतलब सेम एटम्स के बीच में या डिफरेंट वो एटम के किसी मॉलिक्यूल? कैसे भी हो, या तो सेम एटम के बीच में हो, डिफरेंट एटम के बीच में हो, सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, कहीं भी हो, बस फोकस कहाँ करना है? यदि डिफरेंट एटम्स के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यदि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो क्या बोलेंगे? वीक वीक बॉन्ड। बॉन्ड। क्लियर है? मतलब यस। मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रखेंगे, और जो एटम्स के बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होंगे आपके, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। सर वन डाउट। पूछो। सर अगर हम एटॉमिक बॉन्ड में अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लिया और मॉलिक्यूलर बॉन्ड में सी CH3 और CH3 के बीच का बॉन्ड लिया, तो सर उसमें CH3 टू CH3 बॉन्ड में भी तो कार्बन और कार्बन एटम ही तो बॉन्ड बनाएंगे ना? नहीं, देखो CH3 वाला जो बॉन्ड है बेटा, वो आपका एक्चुअली में कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है, ठीक है। मैं आपको किस टाइप के बॉन्ड की भी, मैं ये मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं है, ये गलत है। ये आपका क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, इन एटम्स के बीच का बॉन्ड है, ओके। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसा होगा, सपोज बेटा Cl2 है, ठीक है, सपोज Cl2 है, Cl ने क्या करा, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाया, दूसरे Cl ने इस तरीके से बॉन्ड बनाया। अब इन दोनों Cl के बीच में बेटा एक इंट्रैक्शन होता है, आपको पता है बेटा केमिकल बॉन्ड क्या, जस्ट सिंपल फोर्स है, एक इंट्रैक्शन है जो कि कंपाउंड को Yes, क्या sir. करता है, स्टेबलाइज करता है। तो जब इस तरीके के मॉलिक्यूल हो Cl2 ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये आपका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं है, ये आपका इंटर एटॉमिक बॉन्ड ही है, क्योंकि ये दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। आया समझ में? यस सर। नोट इतना। इसके बाद आगे हम लोग यदि देखें तो इधर लिख सकते हो, इसमें आप लिख लेना, इस तरीके के बॉन्ड जो होंगे वो वीक बॉन्ड में आएंगे, और इस तरीके के जो बॉन्ड होंगे वो क्या आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बेटा हम लोग कौन कौन से बॉन्ड को रखते हैं वो और लिख लो। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन बॉन्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? और इसमें लिखना आप हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है आपका वॉन्डर वॉल। तो इसको तो हम लोग बॉन्ड भी नहीं बोलते, सिंपल क्या बोल देते हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सारे बॉन्ड को बेटा हम लोग एक एक करके समझेंगे, जो भी ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल फोर्सेस, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटालिक, इन सारे बॉन्ड के बारे में हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है। ये समझो बेटा कि सिर्फ आपके चैप्टर में यही सिर्फ हमें पढ़ना है, अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल। ये हम लोग खत्म कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर बस इतना ही है ना, मतलब? हाँ, बस इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। बट इतना ही पढ़ते पढ़ते 15 लेक्चर हो जाएंगे। मतलब 13 to 14 15 ऐसे लेक्चर लेते हैं, डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो। क्लियर है इतना? नोट करो इसको। नोट किया? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पहला बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड ने
वो सबने सुना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सभी ने सर सुना शेयरिंग होगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता तो है उसमें, आउटर मोस्ट शेल हाँ, को मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबल करना। बिल्कुल सही। हाँ, जो हम लोग ने बेटा अभी लुईस में करा है, जो हम लोग ने लुईस में एक्चुअली में लुईस ऑक्टेट थ्योरी बहुत छोटी थी, बट उसी में हमने क्या कर लिया, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीख लिया। हमने इतने सारे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करे वो क्या कर रहे थे, यदि उसमें क्या हो रहा था, जस्ट सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यूचुअल शेयरिंग, यदि एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ तो वो क्या बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा था तो क्या बना था, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था तो उसको हमने क्या बोला था, ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट। तो उधर पे जो हम लोग ने सीखा है वो सारे के सारे क्या थे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने एक थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की पढ़ ली है। अभी जस्ट मैं क्या करूंगा, सिर्फ आपको डेफिनेशन वगैरह लिखा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जस्ट सिंपल बेटा वो बॉन्ड जब आपके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो। जैसे सपोज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1s1 होता है, इनका एटॉमिक नंबर 1 तो इसको अपना, इन दोनों मॉलिक्यूल को यदि स्टेबल होना है, अपना डुप्लेट बनाना है, तो ये क्या करेगा बेटा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो जस्ट सिंपल इधर क्या हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं it is formed by mutual sharing of valence electron between two atoms having same or nearly same electronegativity. Simple, it is formed by mutual sharing of valence electron between two atoms having same or nearly same इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है ये सभी को? अब हम लोग ये जो आपके वैलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बेटा उसको बोलते हैं जब क्या हो, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो होगा बेटा जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो बेटा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के साथ। जैसे सपोज H2 है, तो इन दोनों की ये तो दोनों सेम ही एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, सेम। यदि बेटा वो बॉन्ड जो सेम एटम के बीच में, या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। और वो बॉन्ड जिसमें बेटा क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, इसका मतलब क्या है, और उसमें उसको आप बोलोगे पोलर बॉन्ड। ये दोनों क्लियर हो गए सभी को, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड क्या, वो बॉन्ड जो एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में फॉर्मेशन होगा उसको आप नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जबकि जो आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म्ड होगा बिटवीन द एटम्स व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन, वो आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और 0 है वो हो गया आपका नॉन पोलर। क्लियर? तो सिंपल बोल सकते हैं फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ठीक है। जैसे सब एग्जांपल बोलूं, यदि
नहीं, वो लिमिटेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है बेटा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके H2Cl2 N2O2। क्लियर है, हो गया आपके नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? हाँ, सर वो पहला वाला एग्जांपल क्या लिखा है? H2Cl2 N2O2। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे? formed between atoms which have different electronegativity. Formed between atoms which have different electronegativity. तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई एन इज लेस देन 1 पॉइंट। देखो, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी कोई लिखना मत, सिर्फ सुनना। जो मैं बोल रहा हूँ बेटा कि उसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो बेटा यदि सपोज HCl है, ठीक है, या मैं बोलूँ आपको HBr है, ठीक है, तो H और Br के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। पर H और Br के बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, डिफरेंस है, यदि बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो आप क्या बोलेंगे? वो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है, मतलब वो बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट है। और यदि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो आपका आयोनिक बॉन्ड है। जो अभी आप जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देख रहे थे तो नीचे लिखा था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो प्लस कैटाइन और एनाइन, मतलब प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या? अपोजिटली चार्ज आया। हाँ, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। तो जब यदि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनिक बॉन्ड है। और यदि 1.7 से कम होगा तो क्या बोलेंगे? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और वो भी कोवैलेंट विद पोलर, तो उसको बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नोट करो इसको। ये पोलर नॉन पोलर याद रहना चाहिए सभी को। पोलर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। नॉन जिसमें पोलर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो। सेम हो ना हो मतलब। ये यस। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखते हैं जरा हम लोग। No, sir. Wait. ओके, Done, sir. अभी देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट। जो देखो, जिसमें बेटा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जिस कंपाउंड में, उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। तो सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। जो कोवैलेंट कंपाउंड की बेटा फिजिकल स्टेट क्या होती है? यदि बेटा आपका कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो नॉर्मली आपके
नॉर्मली बेटा गैस एंड लिक्विड होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके सॉलिड नहीं होते, कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे जैसे आपको पता होगा डायमंड, डायमंड क्या कार्बन का है बेटा, ठीक है। कार्बन ये क्या बनाता है, कार्बन क्या बनाता है आपका ये कोवेलेंट Electron. बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और वो डायमंड डायमंड फॉर्म में होता है जो कि सॉलिड होता है। वैसे ही sir. बेटा एक होता है SiO2, एक होता है आपका कार्बोरेंडम, ये हम लोग सब पढ़ेंगे जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे 11th के लास्ट में, ठीक है। SiCalN ठीक है। तो ये जो है ये सारे क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, बट नॉर्मली आपके जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो गैस और गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड की कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इनमें चार्ज तो होता नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जस्ट सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर पे कोई शेयरिंग से चार्ज होते हैं। चार्ज तो है नहीं। यदि बेटा चार्ज नहीं है तो क्या ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, नहीं नो करेंगे। सर। No. तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, आप सबको पता होगा कौन है, ग्रेफाइट। Graphite. ग्रेफाइट, करेक्ट, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। अच्छा कोई बता सकता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्या है, एसएस में क्या हो जाता है, सर Free क्या क्या? electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अब ये एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, देखे इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होता है बेटा, जब ग्रेफाइट के मैं बारे में बताऊंगा, ग्रेफाइट ऐसा है जो ये जो कार्बन है बेटा ये सिर्फ 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, और एक जो बॉन्ड होता है इसका फ्री रहता है, ठीक है। वैसे हर एक कार्बन क्या करता है, अपने अपने जैसे 3 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता सर है, आपकी आवाज सिर्फ ब्रेक 3 हो बना रही है। ले इसमें फ्री, ब्रेक हो रही है क्या Yes sir. Yes, sir. अभी, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये जो आपका कार्बन है, मैंने क्या बोला कि जो आपका ग्रेफाइट है उसका कार्बन क्या होता है बेटा, आपके करेक्ट, स्वयं का सही है, ठीक है। तो ये जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, हर एक में फ्री रहता है, और ये हर एक इलेक्ट्रॉन जो हर एक कार्बन में जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है बेटा, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जैसे रेजोनेंस में मैंने आपको सिखाया कि ये जो चार्ज था ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वैसे ही बेटा क्या होता है इन विद इन द ग्रेफाइट आपका रेजोनेंस होता है, ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इस तरीके से ये रेजोनेंस कर लेता है, जिस रेजोनेंस की वजह से इस आपके पूरे ग्रेफाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, और मूव करने की वजह से ये जो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आया समझ में, सर एक बार वापस थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या जैसे ही बेटा ये सर ग्रेफाइट का ही, ये जो आप बताए ना अभी फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ जैसे ये रेजोनेंस होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वैसे ही क्या होता है इधर पे क्या, इस बाजू बाजू के 2 एटम के पास एक एक, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेते हैं बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो वैसे ही क्या करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, बोलेगा थोड़ी देर हमको भी डबल बॉन्ड दे दो, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करके इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो पूरे कंपाउंड में बेटा रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, मोबाइल होंगे, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। फ्लो करेगा। जस्ट सिंपल बोल सकते हैं ड्यू टू मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, नोट करो इसको फास्ट। सर ग्रेफाइट का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, मतलब वो करना है क्या एग्जांपल में, या रहने दे? नहीं नहीं रहने दो, वो अच्छे से मैं बना भी नहीं पाया हूँ, एक्चुअली में ओके वो सर। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर वो इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन।
डन। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं जरा हम लोग थर्ड। तो क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यदि सॉल्युबिलिटी की बात करा जाए तो सॉल्युबिलिटी के लिए बेटा एक प्रिंसिपल है, हमेशा याद रखना। ये आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कैसा भी कुछ भी हो, सब जगह बेटा एक सिंपल सा प्रिंसिपल यूज होता है, जो कि क्या होता है उसको मैं बता दूं। तो जो सॉल्युबल बेटा, सॉल्युबल मतलब क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल दूसरे में सॉल्युबल हो जाए, दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। तो बेटा डिसॉल्व तब होगा बेटा जब जिसको डिसॉल्व चार्ज। होना है और जिसमें डिसॉल्व होना है, वो उन दोनों का क्या होगा, उन दोनों का आपका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहे, उन दोनों का जो नेचर है वो कैसा रहे, सेम रहे। इसका मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसा आपका मॉलिक्यूल होगा वो वैसे ही मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो सिंपल से एक प्रिंसिपल याद रखना, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसा आपका मॉलिक्यूल होगा वैसे ही कंपाउंड में वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं करेगा। लाइक डिसॉल्व टू लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक लिखो बस। ठीक है, ये क्लियर है इतना? ये आपका प्रिंसिपल है। अब जैसे यदि अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपके बॉन्ड जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जैसे अभी मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट। ऐसे बेटा आपके क्या होते हैं, कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो सिर्फ पोलर में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल देखेंगे, बट अभी सिर्फ हम लोग इतना याद रखेंगे कि जैसा है वैसे में ही डिसॉल्व होगा। तो सिंपल बोल सकते हैं, पोलर इज डिसॉल्व, पोलर इज डिसॉल्व इन पोलर solvent, polar is dissolved in polar solvent, and non-polar is dissolved in non-polar solvent. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी जो बेटा आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा बहुत कम होती है, लो होती है। उसके पीछे का रीजन है, जो आपके से सपोज केमिकल कंपाउंड कुछ इस तरीके से, मतलब जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं म्यूचुअली शेयरिंग करके। ठीक है, इस तरीके का यदि उन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ है, यदि बेटा इस तरीके का कंपाउंड, या सोच छोड़ो, यदि आपके दो केमिकल कंपाउंड कुछ इस तरीके से हैं, H2 और Cl2, तो अब H2 में क्या हुआ होगा बेटा, फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग। Cl2 का भी फॉर्मेशन कैसे होगा, बट इनको रिएक्ट करके बनाना क्या है, 2HCl। अब इसको यदि HCl बनाना है तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इनकी आयनाइजेशन कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन जाके आपका क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है बेटा, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनको उनसे उनकी जो रिएक्टिविटी की हम लोग बात करें तो वो बहुत कम होती है, क्योंकि बेटा हमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के स्टेप्स करने पड़ते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग, उसमें क्या होता है बेटा, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये करने की वजह से, इनकी वजह से आपका जो रिएक्शन का रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आगे समझ में? जबकि जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक आपको पता है Na+ और Cl- के फॉर्म में होते हैं। अब यदि ये किसी को रिएक्ट करना है तो क्या इधर मेरे को कोई बॉन्ड ब्रेक करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो इधर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, तो इसलिए जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। आगे समझ में ये बात? सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिपीट करें ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था।
मैं ये बोल रहा था, आपके जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपके बेटा से सपोज सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यदि इनको HCl बनाना है तो पहले H2 के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर मेरे को HCl बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो रेट है वो आपका स्लो हो जाता है। जबकि जो Na और Na+ और Cl- इसमें हमें कोई बॉन्ड तो ब्रेक करना नहीं है, और बॉन्ड यदि ब्रेक करना नहीं है तो इसलिए इनका रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, यस सर, समझ। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं दे आर या छोड़ो, इसमें सिंपल लिखो, रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर स्लो because bond breaking and bond making takes place क्लियर है? तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। बट कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में इसमें क्या होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में आपके बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो हम लोग अभी थ्योरी देखेंगे। जैसे हमने अभी लुईस ऑक्टेट थ्योरी देखी और उसके बहुत सारे लिमिटेशन थे, तो अभी उन्हीं लिमिटेशन को दूर करने के लिए और भी बहुत सारी आपकी थ्योरीज आई, ठीक है, और भी बहुत सारी थ्योरीज आई। उन्हीं थ्योरीज को दूर करने के लिए, उन्हीं थ्योरीज जो आगे की जो थ्योरीज हैं, वो जो आपके लिमिटेशंस थे उनको दूर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो आपने अभी कोवेलेंट कंपाउंड सीखे, वैसे ही एक और जो बॉन्ड होता है या उसके कंपाउंड्स बोलो, होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम लोग ने कोवेलेंट के नीचे लिखा था। तो ये हो गया सभी का। सर वो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ CC मतलब कोवेलेंट कंपाउंड आर स्लो, रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर स्लो बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस। इसको लिखो, फिर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। डन? यस सर। ओके, अभी लिखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेट नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होता है, ये भी बेटा ये काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये बॉन्ड तब बनता है बेटा जब सामने कोई एक एटम हो जिसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। मतलब ये जैसे हम लोग ऑर्बिटल बनाते थे, वो एक बॉक्स पूरा क्या हो, खाली हो, ठीक है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो, और सामने कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। लोन पेयर सब कोई समझता है, लोन पेयर क्या होता है,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर हैं उनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब यदि सामने लोन पेयर है और सामने एक वैकेंट ऑर्बिटल है वो, तो उसमें क्या होगा, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अपना म्यूचुअल शेयरिंग के लिए दे दे। मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको इसके इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट इस ये क्या करे बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको म्यूचुअल शेयरिंग के लिए दे दे। उस उनमें से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? क्या स्क्रीन लैग हो रही क्या अभी? यस सर, थोड़ी थोड़ी। हाँ सर। अच्छा अभी भी हो रही, एक मिनट, होनी में तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा था फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो सपोज ये ऐसा कुछ है, सपोज आपका अमोनिया है, अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में सपोज NH3 है, ठीक है। अब अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और इसके पास क्या बच जाएगा, ये एक लोन पेयर बच गया। और इसके सामने बेटा एक H+ घूम रहा है, H+ घूम रहा, H+ क्या होता है 1s, H क्या होता है आपका 1s, और उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस आया, मतलब ये खाली है। तो इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में S का होता है एक्चुअली, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये क्या करे, देखो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये रख नहीं सकता, कि आप पता है ये किसका है, 2D का है, करेक्ट। क्योंकि इसके पास मतलब 2D का है, मतलब सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड का है तो इसमें 2D होता नहीं है, इसलिए इसमें 8 से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता। तो अब यदि बेटा इसके साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग करता, खैर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या ही म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, बट ये बोलेगा, देखो आप ये ऐसा तो कर नहीं सकता कि अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, तो ये बोलेगा भाई तुम एक काम करो, मेरे से इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, अपने लिए शेयरिंग कर लो, और मेरे को तुम्हारे की जरूरत नहीं है। जब ऐसा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे समझ में? जैसे सपोज आपका BF4- है, ध्यान से देखना, BF4- है, तो बोरॉन है, बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव है, तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज हमेशा टर्मिनल एटम को दे दो, और बाकी 3 क्या होंगे, इस तरीके से। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 7, आउटरमोस्ट शेल में 7, इसका आउटरमोस्ट शेल में 7, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये इसके साथ एक, ये इसके साथ एक। अब क्या अभी इसके पास एक ऑर्बिटल खाली होगा, क्योंकि अभी देख रहे होगे बेटा 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि इसके नेगेटिव आ गए। अब ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन दानी आदमी क्या करेगा, ये बोरॉन को बोलेगा भाई तुम ऐसा करो, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर लो, बट मेरे को तुम्हारे नहीं चाहिए, उसके पास है भी नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग के लिए दे देगा, और बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन 8 कर लो, और हाँ ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी रहेंगे तो मेरे भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जिससे क्या हो रहा है, आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सर मतलब कोऑर्डिनेट करके बन रहा है। हाँ नहीं, बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट बॉन्ड तो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, बस उसको रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, इस तरीके से हम लोग एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? सर लिखे ना। हाँ अभी मैं लिखा रहा हूँ तो लिखो, इट इज, फिर ये सब नोट कर लेना जो मैंने ड्रॉ करा है, इट इज अ सिंपल
is a simple covalent bond. It is simple covalent bond which is formed. It is a simple covalent bond which is formed by contribution of electron pairs from single atom. क्या हो रहा है बेटा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ किससे है, एक एटम से है दूसरे एटम के लिए, दूसरा एटम के कंट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको भी नोट कर लेना। Done, sir. ओके, नोट कर लिया सभी ने। सपोज Yes, sir. आपके पास एक कंपाउंड NH3BF3, ठीक है, इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कोई बना सकता है क्या? सोचो NH3BF3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, NH3BH3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सोचिए सभी लोग। सर नाइट्रोजन पे 3 बोरान हाइड्रोजन के बॉन्ड्स साथ होंगे, कोऑर्डिनेट। बोरॉन पे 3 फ्लोरीन बॉन्ड्स होंगे और नाइट्रोजन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के साथ शेयर होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, यस करेक्ट। सर, यस सर। कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ ये क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाएंगे, जबकि जो बोरॉन होगा ये फ्लोरीन आपके बोरॉन के साथ 3 बॉन्ड बनाएंगे, और ये क्या करेगा बेटा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो मैं बोल रहा था आपको, वीवीटी।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बेटा ये जब थ्योरी आई इससे पहले जो थ्योरी थी वो क्या थी, ऑक्टेट लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ने बताया था बेटा कि हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उससे हमें कुछ कुछ आइडिया लग गया था, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स के आइडिया लग गए थे, बट वो स्ट्रक्चर्स के शेप कैसे होंगे, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का क्या है, किस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो बॉन्ड सारे सेम है डिफरेंट है, इन सब के बारे में लुईस नहीं बता पाया था। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी ने बेटा बहुत सारी चीजें कुछ कुछ हमारे आगे बताने की कोशिश कर। बीबीटी में बेटा 3 मॉडिफिकेशन हुए। तो सबसे पहला जो बीबीटी था उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट बीबीटी पढ़ेंगे जिसमें और चेंजेस आए, फिर लास्ट में पढ़ेंगे जो मॉडर्न बीबीटी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है। तो जैसे आपको नेम से समझ में आ रहा बेटा वैलेंस बॉन्ड मतलब जो बनाने वाले बॉन्ड है बेटा वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, उसने क्या बताया, जो आप मतलब अकॉर्डिंग टू बीबीटी जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो सिंपल ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रहा है। हाँ मतलब काइंड ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ही है, बट एक्चुअली में क्या होता है, जो उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे सबको समझना ध्यान से, यदि जो आपका हाइड्रोजन है तो इसका क्या है बेटा, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो हाइड्रोजन वो भी क्या है, हाफ फिल्ड। तो उसने बोला ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं एक्चुअली में ये क्या होता है 1s1, ये क्या होता है 1s1, और s का शेप कैसा होता है ऐसा, इसका शेप भी क्या होगा। तो उसने बोला कि ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इनके ओवरलैपिंग से आपका क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब s का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इस दूसरे s के साथ ओवरलैप करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कॉमन प्लेस पे आ जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ये और इन दोनों में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हुई, तो इनमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसने क्या बोला कि जब आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और इस तरीके से क्या होता है, कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज ऐसा कुछ था, ध्यान से देखना, यदि सपोज ऐसा कुछ है, कहीं पर क्या है बेटा 2p1 है, मतलब मैं यदि बोलूं आपको क्या बोल सकता हूं, सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है 2p4, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन 2p4 है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या 2p4 है। तो ये क्या, इसके पी में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पी में, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाता है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ओवरलैपिंग से क्या होता है, इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। तो पहला पोस्टुलेट था बीबीटी का कि जो आप बोल रहे हो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, एक्चुअली में म्यूचुअल शेयरिंग इस तरीके से हो रहा है, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ये समझ में आ गया सभी को। तो ये है तो एकदम सेम ही बात जो लुईस ने बोली थी, वो भी सेम बात ही बोली थी, थोड़ा उसने तरीका अलग हो गया। उसने जो लुईस ने क्या बोला था, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जबकि बीबीटी ने क्या बोला, इनके जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग होती, इनका म्यूचुअल ओवरलैपिंग होता है। करेक्ट, तो नाइट्रोजन का भी होगा, सबका होगा, ठीक है। अभी हम लोग सारे देखेंगे O2 सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बस सर उसका आपकी आवाज ब्रेक हो यस सर बहुत कट रही है। ठीक है। सर आपने जो बोला कुछ बताओ। सुनाई नहीं दिया, ब्रेक हो रहा था आपका वॉइस।
अच्छा सर अभी भी हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं सुन पाया क्या? अभी भी हो रहा है क्या? सर वो नहीं सुन रहा है जो आपने पहले बोला है, आवाज बहुत ब्रेक हो क्या बहुत ब्रेक हो रही? हाँ सर। बहुत ब्रेक कैसे हो सकती है? क्या सभी को ब्रेक हो रही? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा नेट खराब है। अभी ठीक हुआ? यस सर हाँ अभी सर। ठीक। हाँ सर बट चलो, अब बीच तो बीच में ऐसा ब्रेक हो रहा है। यस सर बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है। चलो, अभी जहां पर भी ब्रेक हो तो मेरे को रोकना, ठीक है? सर अभी बराबर आ रहा हाँ तो अभी सुनो, ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है, सर फिर ठीक से है, ब्रेक। ये क्या है आपका? हाफ फील्ड है। अच्छा, अभी ठीक है? है। यस सर। यस सर अभी सर। ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है s में। दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1, उसके भी क्या है आप? तो जो वीवीटी ने बेटा अपना पहला पॉस्टुलेट बोला, वो बोला कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। किस तरीके से? जैसे सपोज ये एक आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये आपका एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है? तो इन दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या होगा? ये इस तरीके से कुछ क्या हो जाता है? बॉन्ड ओवरलैपिंग करते हैं और इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी क्या होता है? इसमें 2p4 है। तो इसमें क्या, Yes. ये इस तरीके से बेटा अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे वो ओवरलैप करते हैं और ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके ओवरलैपिंग से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये उसका पॉस्टुलेट था, ठीक है? यस सर। तो इसके मैं लिखाऊं पहला पॉस्टुलेट, हेडिंग डालो हेडिंग डालो अकॉर्डिंग टू वीवीटी। सर ये दिखना है अभी या अकॉर्डिंग, लिखने के बाद? ये इधर से लिखो, इधर से लिखो। अकॉर्डिंग टू वीवीटी, पहला पॉस्टुलेट लिखो, अ सर कोवेलेंट स्क्रीन लैग बॉन्ड। हो रहा है। यस सर। बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखा? सर आवाज भी सर ब्रेक कोवैलेंट तक दिख मेरे रहा पास है। कोवैलेंट तक दिख रहे हैं। हाँ तो बस इतना ही लिखा ही है मैंने, ठीक है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, ये इज फॉर्म दिख गया? नहीं, नो अभी दिखा, वो भी एकदम से दिखा। अच्छा, तो लैग कर रहा है। A covalent bond is formed, लिखो धीरे धीरे, जो लिखते जाओ इसको, अभी ठीक हो जाएगा। Formed by overlapping, a covalent bond is formed by overlapping of half-filled, a covalent bond is formed by overlapping of half-filled valence ऑर्बिटल, ठीक है? जैसे सपोज हम लोग F2 की बात करें, ठीक है? तो F2 क्या होता है? F2 में क्या, एक F होगा, एक F होगा, ठीक है? तो इन दोनों F का मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p5। इसका क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p5। करेक्ट। अब इसके वैलेंस शेल कौन से हैं? ये हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल, ये वैलेंस शेल ऑर्बिटल है। तो इनके वैलेंस शेल ऑर्बिटल को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
ठीक है, कुछ इस तरीके से होंगे, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लोगों को आती है, यस ये, ठीक है। ये हो गए आपके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स। अब क्या बोला उसने, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आपको यदि पता हो तो आपके ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं, ये तीनों बेटा डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, एक px py pz होता है, यस सपोज ये pz Yes, ये sir. py और ये px है, सेम बेटा ये pz py और ये px है, और इन px का यदि ओवरलैपिंग हो, px का ओवरलैपिंग से, ठीक है, px, समझ और गए। px होता कैसा है, कुछ इस तरीके से, px कुछ इस तरीके से होता है, दूसरा px भी बेटा कुछ इस तरीके से होगा। तो इन दोनों के पास क्या है, हाफ फिल्ड और नहीं है, इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे एफ एफ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आया समझ में, Yes, sir. इसको नोट करो। तो देखो इसने बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं बताया पहले पोस्टुलेट में, बट दूसरे पोस्टुलेट से हमें बहुत सी चीजें इसमें नहीं पता, नहीं मिलेंगी, ठीक है। डन ये, यस ओके। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला, जो आपका ओवरलैपिंग हो रहा Sir, एक पेयर, सेकंड प्रीवियस पेज में डाउन. ओके, Yes, sir. Done. देखो तो ये जो आपका सेकंड पोस्टुलेट पहले लिखते हैं फिर समझेंगे, जो पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ जो ऑर्बिटल हो रहा है, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स टेक प्लेस in a direction in such a direction so that maximum overlap can be possible, so covalent bond is directional. क्या मतलब है, नोटिस को एक मिनट, सर आपने डायरेक्शनल तक ही लिखा है ना। हाँ बस इतना ही लिखना है। देखो जरा अभी
जो है इधर, इसने बोला सेकंड पोस्टुलेट में उसने बोला कि आपके जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा जिससे क्या हो, इनके जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब उसी डायरेक्शन में हमारा ओवरलैपिंग होगा जिससे हमें क्या मिल रहा हो, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही हो। तो यदि आप हमेशा क्या करोगे, उस वो ओवरलैपिंग कराओगे बेटा जिससे क्या हो, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। तो यदि आपको पता है कि तो वो फिक्स डायरेक्शन एक फिक्स हो जाएगी बेटा मैक्सिमम की। इसलिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमम ओवरलैपिंग या सिंपल हम लोग के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म तभी जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, और मैक्सिमम बेटा ओवरलैपिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, हर डायरेक्शन में भी नहीं। इसलिए आपके कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमेशा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाए जाते हैं जिससे क्या हो, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। तो सिंपल हम लोग बोल देते हैं, और ऐसा करते इसलिए क्योंकि बेटा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब जितना अच्छा, जितना ज्यादा आपका ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता है क्या सभी को क्या होता है? मैंने बताया Yes, अभी sir. तक, बताया है ना? Yes, sir. ओके, बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसको नहीं पता उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी बॉन्ड है, मतलब वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया बेटा डायरेक्शनल कैसे हुआ। और पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट बोल रहा है उस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कराओ जिस डायरेक्शन में आपकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग किसमें है? तो वो भी बेटा उसने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बताया कि जो आपके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बार सुन लो, फिर से सुन लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है बेटा, जैसे सपोज एक बॉन्ड आपका ए बी है और एक सी डी है। अब यदि बेटा मेरे को इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इन दोनों बॉन्ड में से जिसको भी, जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़े, ज्यादा मेहनत करना पड़े इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। मतलब स्ट्रेंथ मतलब उसमें कितना पावरफुल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। आया समझ में? तो इसको हम लोग कैलकुलेट ऐसे करते हैं, जस्ट हीट करना शुरू करो, और जिसमें आपको ज्यादा हीट खर्च करनी पड़े बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। अब हम ये, अब जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की हम लोग बात कर रहे थे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज extent of overlapping depends on two factors, ठीक है। एक तो बेटा फैक्टर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल की, कैसा नेचर है ऑर्बिटल का, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा है बेटा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग आपकी किस तरीके से हो रही उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं तो यदि आप सिर्फ ऑर्बिटल को देख के ओवरलैपिंग कमेंट करना चाह रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो कि जो P है, जो D और F, ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं बेटा, ये आपके डायरेक्शनल होते हैं। आपको पता है बेटा P का शेप कुछ इस तरीके से होता है, PX, PY, PZ। D का भी आपको सबके शेप आपने देखे होंगे और F के नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो P और जो D और F है बेटा वो आपके डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं, ठीक है। और डायरेक्शनल ऑर्बिटल बेटा मैक्सिमम ओवरलैप करते हैं, जबकि जो S है वो नॉन डायरेक्शनल है और ये सबसे कम ओवरलैपिंग करते हैं, मिनिमम ओवरलैप। इतना लिखो। तो क्या याद रखोगे, जो आपके P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है और F ऑर्बिटल है, वो क्या करते हैं बेटा, आपके
वो आपके डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं और वो ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हैं, जबकि जो आपका एस ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है और वो मिनिमम ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, इतना लिख गया। डन ये। अब समझते हैं बेटा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। हेडिंग तो डाल लिए होगे, इधर समझते हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल समझे। ऑर्बिटल बेटा यदि s का है तो वो मिनिमम ओवरलैपिंग करता है, यदि p d f है तो वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हैं। अब बेटा जो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है वो दो टाइप की होती है। क्या? एक कोएक्सियल और एक कोलैटरल। क्या होता है? एक आपका कोएक्सियल होता है और दूसरा कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कोएक्सियल और कोलैटरल ओवरलैपिंग में, कोएक्सियल नेम से समझ में आ रहा है बेटा, दो एक्सेस कैसी हो, सेम हो, मतलब को एक्सेस हो। एक्सेस जो डिफरेंट एक्सेस हैं वो कैसी हो, सेम। समझना जरा, सपोज आपका एक ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल का बेटा ये इसका एक्सेस क्या होता है, ये दूसरा कोई पी ऑर्बिटल है उसका भी एक्सेस कैसा है, ये। अब यदि ये दोनों ऑर्बिटल इसी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर जाएं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो गए, ये कुछ इस तरीके से बेटा क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। तो इसका एक्सेस ये, ठीक है, इसका एक्सेस क्या, ये, इसका भी एक्सेस ये, और इसके ओवरलैपिंग का एक्सेस भी क्या है, सेम है। जब बेटा ओवरलैपिंग का एक्सेस और ऑर्बिटल का एक्सेस सेम हो जाए, को हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और सिंपल इसे बोल सकते हैं जब आपके ऑर्बिटल बेटा हेड ऑन कोलिजन करें, मतलब एक ही डायरेक्शन से इनके हेड और हेड मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और जब आपका बेटा कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करे, सपोज ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ठीक है, तो अब इनकी जो एक्सिस है वो तो ये, इसकी एक्सिस ये है पी वाई, इसकी एक्सिस क्या है ये, बट ये ओवरलैपिंग कैसे कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इनकी क्या एक्सिस, एक एक्सिस है, इनकी एक्सिस वाई एक्सिस था, बट ये एक्स के क्या एक्स एक्सिस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो यदि आपका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द जो ऑर्बिटल का एक्सिस है उसके यदि परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएक्सियल। और उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो किसी कुछ इस तरीके से होती है। तो इधर बोला जाता है बेटा जो आपका कोएक्सियल ओवरलैपिंग है वो उसमें बेटा आपका मोर ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, और आपका जो कोलैटरल होता है उसमें क्या होता है, लेस ओवरलैपिंग होता है। आया क्या समझ में, कि कब आप कैसे पता चलेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें बढ़िया है किसमें बढ़िया नहीं है, जब आपके बेटा ओवरलैपिंग कोएक्सियल हो, मतलब एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल्स और ओवरलैपिंग का एक्सिस सेम हो, तो उसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। और जब यदि आपका ऑर्बिटल का एक्सिस और ओवरलैपिंग का एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तब क्या होगा बेटा, कोलैटरल ओवरलैपिंग। और उसको उसमें, और कोएक्सियल जो होता है वो मोर ओवरलैपिंग होता है और कोलैटरल लेस ओवरलैपिंग होता है। आया समझ में, बोलो भाई। यस Yes, सर। Yes, यस sir. सर। ओके, चलिए नोट करो इसको, ये सब ड्रॉ कर लो एक एक, और बढ़िया से ड्रॉ करो, बहुत जरूरी है ये सब ड्रॉ करना। टू टाइम्स नहीं हो रहा है बेटा, ये
ये जस्ट क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव लोब ओवरलैप कर रहा है, इसका नेगेटिव लोब ओवरलैप कर रहा है, कुछ इस तरीके से। सर हाँ बोलो। सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग सेम है ना, या फिर हाँ डिफरेंट? हेड, या तो इसको हाँ हेड टू हेड बोल सकते हो या हेड ऑन बोल सकते हो। हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं हम लोग, या हेड टू हेड को ओवरलैपिंग बोल सकते हो, आपको इसको कोएक्सियल भी बोलते हैं। ठीक है, वो सेम है। ब्रैकेट में हेड टू हेड ओवरलैप। डन ये। सर एक बार लास्ट पेज बता। ये लास्ट पेज ये है, इससे पीछे वाला। यस हो गया। यस सर। ओके। अब देखते हैं हम लोग जरा, अब हम लोग इधर डिफाइन कर ले रहे हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और समझते हैं किस तरीके से हर एक ऑर्बिटल में कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। इधर देखेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब इधर मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग आप समझ में तो आ गया। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एंड टू एंड, या इसको लिख सकते हैं हेड टू हेड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग take place resulting in the form of sigma bond। क्या होता है बेटा, जब आपका इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, तो उससे क्या फॉर्मेशन हो जाता है आपका, सिग्मा बॉन्ड का। मतलब जो भी इनसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जो आपके क्या होते हैं बेटा, जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो, मतलब हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, उससे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होता है उससे क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। अब सपोज यदि आपका क्या है, एस 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 ओवरलैपिंग, ठीक है, तो एस एस यदि ओवरलैपिंग की हम लोग बात करें, एस एस ओवरलैपिंग की यदि बात करें, तो क्या होगा इसमें, ये एक एस और दूसरे एस के साथ, ये एस इस एस के साथ ओवरलैप करके क्या बना ले, इस तरीके से सिग्मा बना ले। ये एस इसके साथ ओवरलैप करा। अब इन दोनों का बेटा, और ये ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब क्या इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इन्होंने किसी भी डायरेक्शन में ये ओवरलैप कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कोएक्सियल मान लेते हैं। और एस के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा। सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन, जो मैंने सबसे पहले बताया था। तो इनसे क्या हुआ, इनके ओवरलैपिंग हुई हाइड्रोजन, और इधर पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम स्पिन का आप बना दो, ये गलत है। ठीक है,
इस तरीके से आपका, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। सर हाइड्रोजन का वापस रिपीट करो ना, मेरे लिए कट गया था। सर हाँ बस यस सर, आपकी आवाज कट हो रही थी हाइड्रोजन तो। चलो फिर से सुन लो एक बार। ये जो आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्योंकि 1s1 था, ये भी 1s1, इधर एक हाइड्रोजन। अब इन दोनों में क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से क्या हो जाता है बेटा, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें ये जो आपके स्पिन है, ये इसके स्पिन कैसे होते हैं, ऑपोजिट स्पिन के होते हैं। आप ये नहीं बना सकते बेटा ये सेम स्पिन, क्योंकि बेटा आपको पता है एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो इसलिए हमेशा जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उनकी स्पिन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरीके के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। नोट करो इसको। सर डन। डन। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो जरा, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग मतलब बेटा एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ये इसके ऊपर बेटा एक ये p आ जाएगा। अब इसका तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, यदि सपोज ये px है और x एक्सिस में ही क्या करा इसने, ओवरलैपिंग करा, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सपोज एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन को आपको पता है बेटा क्या होता है, 2s2 2p5, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका ये ऑर्बिटल इसका इस ऑर्बिटल के साथ यदि ओवरलैप करे, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, HF, जो ये बनाया HF और ऑपोजिट स्पिन के। इधर ओवरलैप कौन सा हुआ, इस S का और इस 2p का। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, S, ये क्या था 2p, ये क्या था S, 1s। तो 1s और 2p के बीच ओवरलैपिंग हुआ और HF बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आ गया समझ में। तो कोई पूछे Yes, इसका HF में कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सिंपल आप बोलोगे 1s 2p ओवरलैपिंग हो रहा है। 1s to p। यदि हम लोग बात करें, अब जरा इधर पे ये जो आपका p के साथ जो ओवरलैपिंग हुआ, चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे को बताना कि इधर पर pp ओवरलैपिंग आपको नेक्स्ट क्लास से शुरू करनी है, ठीक है। ओके सर, याद दिला देंगे। ओवरलैपिंग, Okay, sir. ये आप हेडिंग डालो pp ओवरलैपिंग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, बाय।